अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। मैं इस फार्मर्स प्रोटेस्ट पे बोलता नहीं था, मैं चुप बैठा था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, चलने दें। लेकिन अब ये फार्मर्स प्रोटेस्ट नहीं रहा, इसका इंटरनेशनल एजेंडा सामने आ गया है। देखें, मसला ये है कि क्यों ये एक ऐसा इशू है जो कि प्योरली, एक तो ये कि इंडिया का अंदरूनी मसला है, इंटरनल मैटर है। दूसरा ये है कि ये एक नॉन इशू, मतलब कोई क्या इशू है, ये फार्मर्स इशू है, जबकि इससे बड़े बड़े मुद्दे पड़े हैं। मतलब चाइना में उगर मुसलमानों की जिंदगी हराम है, आज नहीं 2 साल 4 साल 5 साल से वहाँ पे कंसंट्रेशन कैंपों में बंद किया हुआ है। लेकिन कोई रिहाना, कोई ब्रिटिश एमपी, कोई जस्टिन ट्रूडो, कोई मियाँ खलीफा, कोई ग्रेटा की आवाज़ नहीं आती। पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में हज़ारों मिसिंग पर्सन हैं। आप कंपेयर तो करें कि आपके किस इशू पे पूरी दुनिया में बोलतियां शुरू हो गई हैं। क्यों? ये प्योरली एक इंटरनेशनल एजेंडा है। इनको भारत से मसले हैं। इनको भारत में पहली बार एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आई है जो भारत के लोगों को आगे लेके जाना चाह रही है, जो भारत को उसके पोटेंशियल की तरफ आगे लेके जा रही है। तो दुनिया में एक मसला आ गया है। यही खतरा था 1947 में। यही इन लोगों को, इंटरनेशनल पावर्स को खतरा था 1947 में कि हमने अगर एक भारत आज़ाद किया, उसको कोई कश्मीर इशू, कोई दूसरे इश्यूज में उलझा के ना रखा, तो भारत तो पूरी दुनिया को पीछे छोड़ देगा। जैसा कि अभी आपको इस वैक्सीनेशन में खाली नजर आ गया कि भारत ने पूरी दुनिया को पछाड़ कर रख दिया। पाकिस्तान बनाया इन्होंने, कश्मीर इशू और चाइना के साथ बॉर्डर इशू और ऐसे ऐसे इश्यूज छोड़ के गए। ये सब सुपर पावर्स के धरे थे ना। फिर इन्होंने अपनी एक मनपसंद लीडरशिप वहां पे बिठा के रख दी भारत में, जो 60 साल तक भारतीयों के खून चूसती रही, अपीजमेंट की एक पॉलिसीज चलाती रही। ये वही प्राइम मिनिस्टर थे ना उस वक्त के भारत के, जो साफ कहते थे कि पहला हक भारत के तमाम रिसोर्सेज पे मुसलमानों का है। इसके सो कॉल्ड महात्मा क्या कहते थे कि मुसलमान अगर किसी हिंदू को कत्ल भी कर दे तो वो चुपचाप कत्ल हो जाए। इस किस्म की लीडरशिप बिठा के रखी और भारतीय चुपचाप सत्तू पी के सोते रहे। आज भारतीय जाग रहा है। आज हिंदुस्तानी हिंदू जाग रहा है। ये एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आई है जिसने इनको बताया कि तुम लोगों की पावर क्या है, तुम लोगों की हेरिटेज क्या है, तुम लोगों की हिस्ट्री क्या है। तो आज इनको मस्ती लगी है पूरी दुनिया को। आज ये फिर मिलके यूनाइटेड हैं पूरे। आप देख लें, दुनिया का हर देश इन इश्यूज पे बोल रहा है, जबकि बगल में एक टेररिस्ट स्टेट पाकिस्तान बैठा है जहां पे बलोचों को गायब कर दिया जाता है। हजारों बलोचों को मार दिया है। वहां 50 साल से जेनोसाइड चल रहा है। वहां सिंधियों का जेनोसाइड हो रहा है, वहां मुहाजिरों का जेनोसाइड हो रहा है, वहां पख्तूनों का जेनोसाइड हो रहा है। वहां रोज पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उस पर एक आवाज किसी रिहाना की नहीं आ रही, क्योंकि रिहाना की उस ट्वीट को 10 लाइक भी नहीं मिलेंगे। लेकिन यहां पे रिहाना साहिबा को वैसे भी एक पोस्ट करने के $44,000 मिलते हैं। लेकिन पोस्ट ऐसी हो जिसपे पूरी दुनिया में हलचल मच गई। वरना एक कैबरे डांसर का ताल्लुक ही क्या है फार्मर्स प्रोटेस्ट या दूसरे प्रोटेस्ट पे? अगर इतनी ही इंसानी हमदर्द है तो करे ना बलोचों के इशू पे, उगर मुसलमानों के इशू पे, इन सारी चीजों पे आए ना ये। लेकिन कहां पे आ रहे हैं? भारत फार्मर्स प्रोटेस्ट। पहले तो आप देखिए मोदी जी क्या कह रहे हैं। आज नहीं, कई साल पहले मोदी जी बता चुके हैं कि ये क्या ड्रामा है। मैं कहता था मित्रों, इस देश में एक विदेशों के पैसों से पला हुआ एक 5 स्टार एक्टिविस्टों का वर्ग है जिसकी हर गतिविधि को चौंक करके देख लीजिए। उनका काम यही होता है, कोई भी घटना घटे तो आतंकवादियों को
बौद्धिक प्रोटेक्शन के दिए वो मैदान में उतर आते हैं, नई नई मनगढ़ंत स्टोरियां गढ़ाते हैं, नए नए तर्क देते हैं, और आतंकवाद के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई, वो जैसे देश का दुश्मन है, कॉम्युनल है, हिटलर है, न जाने कौन कौन से डिक्शनरी के शब्द हैं, उसको निकाल के आते हैं। मित्रों, वो डरते हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं तो वो इंसान हूं जो इंसान की, हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूं। मुझे मेरी छवि की परवाह नहीं। फार्मर्स प्रोटेस्ट है क्या? इतना बड़ा भारत है, इसके इतने से छोटे एरिया में कुछ लोग आंदोलन के नाम पे आतंक कर रहे हैं, पूरे दुनिया में भारत को बदनाम कर रहे हैं। किसका एजेंडा हो सकता है ये? कम से कम फार्मर्स का नहीं हो सकता, इसलिए कि इतने बड़े भारत में इतने से हिस्से में ही हैं क्या फार्मर्स? 1,85,000 करोड़ टैक्स जाता है महाराष्ट्र से खाली, उसका 10वां हिस्सा पंजाब देता है। आपको कहीं महाराष्ट्र में कोई फार्मर्स प्रोटेस्ट नजर आया? आपको आंध्रा में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, आप जितनी स्टेट उठा लें आप, क्या वहां पे खेती नहीं होती? ये मसला है ही नहीं फार्मर्स का। आईएमएफ कह रहा है कि इंडिया के ये फार्म्स लॉ हैं जो ये इंडिया को कहां से कहां पहुंचा देंगे। ये जरूरी था और ये डिमांड थी इन्हीं कांग्रेसियों की, इन्हीं आप पार्टी की, केजरीवाल की, सारी पार्टियों की डिमांड रही है। इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो उठा के देख लें, इसमें मौजूद रही है। आज ये एक मौका ढूंढ रहे हैं। इसमें सिंपल पॉइंट आपको जहन में रखना है कि ये एक प्योर इंटरनेशनल एजेंडा है। कितना ऑर्गेनाइज्ड है ये आप देख लें कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड में रैलियां निकल रही हैं, जर्मनी में फार्मर्स प्रोटेस्ट के नाम पे। अचानक ये सब कहां से आ गए हैं? इसका मतलब ऐसे नहीं होती ये चीजें। देखें, बगैर किसी प्लानिंग के, बगैर किसी सही मानों में एक ऑर्गेनाइजेशन के ये चीजें नहीं होती। ये एक इंटरनेशनल एजेंडा है जो कि भारत को उसके पोटेंशियल से रोकना है, भारत को आगे बढ़ती जो स्पीड है उससे रोकना है। ये भारत ही है ना जिसने अचानक एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए हैं, मिसाइल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए और अब एक्सपोर्ट कर रहा है। तो दुनिया में सबसे बड़ा धंधा इन हथियारों का होता है, जिस पे इजारादारी अमेरिका, कनाडा, अमेरिका और यूरोप की है, और इंग्लैंड, फ्रांस वगैरह की है। टोटल इनकी मोनोपोली कायम की हुई है इन्होंने। चाइना, रशिया, अमेरिका, यूरोप, सिर्फ यही लोग हथियार बेच सकते हैं। अब भारत ने कहा हम भी मिसाइल बेचेंगे, भारत ने कहा हम एयरक्राफ्ट बना के बेचेंगे, भारत ने कहा कि वो आपस में लड़ रहे हैं, इंग्लैंड और फ्रांस, वैक्सीनेशन पे। गरीब मुल्कों को तो ये लोग कोई नहीं सोच रहे, अपना अपना सोच रहे हैं, उसमें आपस में लड़ पड़े हैं इंग्लैंड और फ्रांस वैक्सीनेशन के इसके ऊपर। भारत टनों के हिसाब से वैक्सीनेशन भेज रहा है गरीब मुल्कों को। साउथ अफ्रीका खुश, ब्राजील खुश, मैक्सिको खुश, अर्जेंटीना खुश, पूरा अफ्रीका खुश, साउथ एशिया में भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका सब खुश। सबको भारत मुफ्त में दे रहा है। अफगानिस्तान में इन लोगों को लग रही है मिर्ची। इन्होंने एक फार्मर्स नाम का एक ड्रामा शुरू कर दिया है, वरना देयर इज नथिंग। आर्ग्यूमेंट इनका देखें बेवकूफी वाला, क्या विदाउट फार्मर्स देयर विल बी नो फूड। अबे मुफ्त में देते हैं क्या फार्मर्स फूड? मुफ्त में कोई चीज नहीं देता, 1 पैसे का टैक्स नहीं देता ये लोग। आज इनकी रैलियों में मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू और इनकी देख लें, ये गरीबों के खेल नहीं है। सऊदी अरब में हम जब 70s में रहते थे, कोई खेती नहीं होती थी सिवाय खजूर के, वहां पे कुछ नहीं उगता था, सिर्फ खजूर उगता था। लेकिन हमें दुनिया का हर फ्रूट, हर सब्जी, हर मौसम में मिलता था। पैसा फेंक, तमाशा देख, सारा फार्मर्स की चीजें सब मिलती थी सऊदी अरब में हमें।
मुफ्त में कोई फार्मर नहीं देता, हर चीज पैसे पे मिलती है। आलू प्याज टमाटर लेने मार्केट में जाते हैं तो क्या फार्मर मुफ्त में दे रहे हैं क्या? तो विदाउट फार्मर्स देयर विल नॉट बी फूड। यहां पे कौन सी भिंडी करेला उगता है? मिलता है सब यहां पे पैसे देके। तो यहां पे क्या फार्मर्स नहीं है ना? ये वाले मतलब यहां पे ये फार्मिंग नहीं होती, भिंडी करेला हरी मिर्च कद्दू ये सब यहां पे नहीं उगता। कैसे मिलता है यहां पे? यहां तो नहीं है कोई इन चीजों का फार्मर। किस किस्म की बातें कर रहे हैं? ग्रेटा आई है बीच में कूद के जबरदस्ती की। ये वेस्ट की क्रिएशन है मलाला की तरह। जैसे मलाला एक क्रिएट की गई है, एक ये क्रिएट की गई है। आटे दाल का भाव नहीं पता भाई साहब, बीच में कूद पड़ती है। स्वीडन में सारी फार्मिंग प्राइवेट कंपनियों के हवाले है। तो पहले अपने मुल्क में तो चेंज कराओ ना तुम। यहां पे बोलना शुरू कर रही है, टके का पता नहीं, इसने अपनी पोलें खोल दी। इसने गूगल डॉक्यूमेंट जो ये एक्सपोज कर दिया, जो बाद में फौरन डिलीट किया, लेकिन एक बार लगा तो दिया ना, इससे सारी चीजें खुल के आ गई। इनकी प्लान देखें। ये क्या इंडियन फार्मर्स का प्रोटेस्ट है? ये आप जरा देख लें। इसमें पूरा सिस्टम बताया है कि 4 तारीख को ये होगा और 5 तारीख को ये होगा, और पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और फिर ये पिटिशन होगी और फिर ये चीज होगी और वो चीज होगी। ये तफाकिया चीजें नहीं है, इनसे एक्सीडेंटल नहीं है। ये प्योर ऑर्गेनाइजेशन है। आप इसको सोरोस का फंडिंग कह लें, ISI की फंडिंग कह लें, ये सब चीजें मौजूद हैं इसमें। और इसमें फिर भारत में से जो बरसाती मेंढक, जो वो जख्मों पे बैठने वाली मक्खियां हैं, क्योंकि मक्खी जो गंदी मक्खी होती है ना, उसका काम ही यही होता है कि पूरा जिस्म में छोड़ के जहां जख्म होगा वहां बैठेगी। ये वही है जो राना अयूब हैं, सबा नकवी हैं, अरफा खानों में ये फुदक फुदक के निकल पड़ी हैं। आज फुदक फुदक के ये बाहर आ गई हैं, इन चीज़ों पे पॉलिटिक्स कर रही हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। ये बेगैरत अगर पाकिस्तान में होती ना, तो इस वक्त तक जेलों में सड़ रही होती और पाकिस्तानी फौजी इनके साथ मजे ले रहे होते और वीडियोस भी बना रहे होते। ये बेशरम लोग भारत में हैं और भारत का खाते हैं और भारत को ही काटते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। जाट का मसला है, फार्मर्स का मसला है। प्योर खालिस्तानी बोल रहा है भाई, और कोई नहीं बोल रहा। प्योर खालिस्तानी इसमें चले हुए हैं। और खालिस्तान किसका मुद्दा है, किसका एजेंडा है, किसकी फंडिंग पे होता है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये प्योर पाकिस्तान का एजेंडा है। वो पाकिस्तान जिसने बचपन से हमें सिखों से नफरत करनी सिखाई थी। महाराजा रंजीत सिंह को महाराजा नहीं कहा जाता था, रंजीत सिंह काणा कहते थे हमें। हमने कभी इसके अलावा उसका कोई नाम नहीं सुना था। ये तो हमने जब इंडिपेंडेंट हिस्ट्री पढ़ी तो हमें पता चला कि वो कितना अजीम इंसान था और कितना अजीम बादशाह था, जिसकी रियाया में सारे मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब खुश थे, सबको इंसाफ मिलता था। लेकिन हमें यह सिखाया गया है कि इसने तो बादशाही मस्जिद लाहौर में घोड़े बांधे थे और मुसलमानों पे पहाड़ तोड़ दिए थे जुल्म के। आज अचानक महाराजा रंजीत सिंह के पुतले भी लगा रहे हैं। आज अचानक इनको महाराजा रंजीत सिंह से मोहब्बत हो गई है। आज अचानक सिखों के गुरुद्वारे रिस्टोर हो रहे हैं, करतारपुर साहब बन रहा है। आज अचानक ये सब क्यों हो रहा है? और इसको कुछ लोग ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हिंदू सिख मसला है या सिखों का कोई मसला है। इट्स नथिंग टू डू विद सिख, इट्स सम वेस्टेड इंटरेस्ट पीपल ओनली, जिनका कोई सिखिज्म से भी ताल्लुक नहीं है। ये बेगैरत खालिस्तानी नाम पे जो पैसा बटोर रहे हैं, जो मर्सिडीजों और BMW में यहाँ पे रैलियां निकाल रहे हैं, ये खालिस्तानी पैसा बोल रहा है। ये हमारा पाकिस्तानियों का टैक्स पेयर्स का पैसा है, वरना ये कोई जाट का मसला नहीं, ये कोई खालिस्तानी मसला नहीं। अगर ये जाट का मसला होता तो ये साहब फिर ऐसी बातें ना कर रहे होते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय शरावत है। ये वीडियो मेरा स्पेशली उन जाट भाइयों के लिए जो बड़े खुले दिल से
पंजाब को बड़ा भाई और हरियाणा को छोटा भाई बता के बेवकूफों और गधों की तरह उनके साथ बैठ के वहां प्रोटेस्ट के अंदर, और जो कल तुम लोगों ने यहाँ तबाही मचाई ना, सिर्फ मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ, जो तुम्हारे जाट भाई आगे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, एजुकेटेड हो रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं, आईएएस क्लियर कर रहे हैं, तुम्हारे साथ उनमें से एक भी नहीं खड़ा है। तुम इन गधों की फौज को लेकर आ जाते हो। एक बार पहले वो जाट आरक्षण का आंदोलन कराया था जो रोहतक के अंदर तुमने अपनी ऐसी तैसी कराई थी और पूरा अपना रोहतक जला लिया था। आज तुमने आके दिल्ली जलाई है। और इस फूड़पने को और इस दंगे को अगर तुम में से कोई ये कह रहा हो ना, ये बड़ी बहादुरी का काम है, ये बुजदिली का काम है। वो जवान जो भाई है ना, जो दिल्ली पुलिस में भाई हैं, वो भी आधे से ज्यादा जाट हैं, वो भी आधे से ज्यादा हरियाणवी हैं। तुमने उनके ऊपर ही हाथ उठाया। और तुम क्या कल दंगा दिखाना चाहते हो, हुड़दंग दिखाना चाहते हो? किस बात के लिए? एक भी लीडर तुम्हारा पढ़ा लिखा एजुकेटेड नहीं है। अगर मैं किसी को कह दूंगा ना, ड्राफ्ट का एक बिल के 3 कॉपी बता दे कि क्या है इसमें, अगर मैं किसी से कह दूं भाई एक बिल लिख के दे दे, तो उसमें 100-200 स्पेलिंग मिस्टेक मिलेंगी। तुम लोगों ने एक ड्रामा बना लिया है कि दुनिया में जहां बेइज्जती होनी होगी ना, वहां हम सबसे सामने खड़े रहेंगे। और ये सब तुम नहीं हो, तुम्हारी वजह से हम जो और जाट जो आगे निकले हैं, जो जिंदगी में कुछ आगे कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी तुम्हारी वजह से जलील होते हैं। और ये जो 4 छोटे भैया बैठ के फेसबुक लाइव के ऊपर बोलते हो ना, भाईचारा बैठा है, वे 4 गधों को, मूर्खों को पीछे लेके। मूर्खों की सेना का कोई सेनापति नहीं होता। और तुमने कल ये साबित कर दिया कि तुम एक मूर्ख नहीं, पूरे के पूरे गांव मूर्ख उठ के आए हुए। तुम ट्रैक्टर चला रहे हो, पुलिस वालों के ऊपर से ट्रैक्टर चला रहे हो। तुम्हें हिंदुस्तान के झंडे से प्रॉब्लम हो गई है। तुमको थोड़ी बहुत शर्म, थोड़ी बहुत अंदर है? तुम्हारे कितने भाई स्पोर्ट्स में जाते हैं, तुम्हारे कितने भाई खेलों में जाते हैं, तुम्हारे कितने भाई फौज में जाते हैं, तुम्हारे कितने भाई पुलिस में जाते हैं? तुम सबके नाम पे धब्बा हो यार। तुम सारे इकट्ठे उठ के आगे, तुमने इतना गंदा दंगा मचा दिया। वो राकेश टिकैत उठ के आ गया वहां से, हम तो मेरठ से आए, हमारा दिखा, हमें कहां जाना लाल किले पे। तुमको क्या लग रहा है, ये सबकी रेपुटेशन तार तार कर रहे हो तुम? पहले जाट आरक्षण के समय में तुमने जाटों की दबक के बेइज्जती कराई। आज तक उन लड़कों पर केस चल रहे हैं, उनको कोई छुड़ाने वाला नहीं, मैं बताता हूं तुमको। और आज जब ये केस लगेंगे ना, ये तुमको भी कोई छुड़ाने वाला नहीं है। लेकिन सिर्फ ये तुमको बरगला कर, ये तुमको झूठ बोलकर, ये तुम्हारा बेवकूफ बनाकर, अरे ये थारते बड़ी बड़ी बात क्या जो तुमने पकड़ के लाओ ना उड़ते, यार तुम भी बावड़ी बूछा की डाला उड़ते, उठ का जाओ। या कल जो मूर्खा की सेना हमने दिल्ली में देखी है ना, या मूर्खा की सेना में थारे नाम भी से, इन मूर्खा की सेना पर ड्रोन पायलट भी लाग रहे थे, थारे फोटो भी आ रहे हैं। ये थार पे फिर केस होंगे, तुम फिर रोगे, थारे घर के फिर तारे बाजा बाजेंगे। और ये साले नेता तुमने दिखेंगे नहीं। काल क्यों ना थारा दुष्यंत चौटाला आया, नहीं आया ना, समझदार बड़ा के भाई हो, उन्हें बेरा है कि तुम मूर्ख हो और मूर्खा गेला चाल रहे हो, और यो मूर्खपना करते रहोगे ना, तो काल ना थारा कोई नहीं बचेगा। या खाम खा की सूखिया करना, हम जाट से हैं, हम ये से हैं, हम वो से हैं, हम तो मेरठ जाएंगे, हम तो लाल किले पर जाएंगे, हम तो यहां पे जाएंगे, ये तुम्हारा बेड़ा गर्क करवाएंगे। जाट आरक्षण में भी यही थे लीड करने वाले। एक भी पढ़ा लिखा क्वालिफाइड एजुकेटेड जाट लीडर जो सेंसिबल बात करता हो, समझदारी की बात करता हो, तुम्हारे साथ आज नहीं खड़ा है। गधे, मूर्ख, ये छोटे संगीतकार, ये आर्टिस्ट और ये फेसबुक के थ्रू समाज सेविक बनने वाले ये गधे, ये तुम्हारा नाश करेंगे, ये आने वाली पीढ़ियों का भी सर्वनाश करेंगे, ये सारी नस्लों ने बर्बाद करेंगे। ये सिर्फ जातिवाद के अलावा और कुछ नहीं फैला रहे। और जो कल कांड हुआ है ना, इसके लिए तुम्हारी आख्या में पानी होना चाहिए, थारी आख्या में शर्म होनी चाहिए। और आगे से किसी कांड में शामिल हो ना, या सोच के शामिल हुई हो, फिर थारे बालका ने भी कितने कोई पढ़ोगे ना, उससे नजर तो देखेगा। थारे बालक कितने नौकरी करेंगे ना, उनने भी उससे नजर तो देखेंगे। और थारे बालक कितने कोई काम करेंगे ना, तब भी उससे नजर तो देखेंगे। लोग आख्या तो पहचान ले हैं और अलग करते हैं। और थारे में शर्म होनी चाहिए। क्यों थारी को कोई पढ़ा लिखा जाट पर खड़ा को ना, क्यों को ना? इस हमारे खड़ा को ना, क्योंकि तुम मूर्ख सो, तुम बात तो उल्टी करो, थारी बात तो उड़ी से, तुम ना आगे दंगा करना, उड़दंगी करना, तुम ना आंदोलन करना है को ना, थारा अकल है को ना, बेअकले हो तुम, या सच्चाई है ना मान लो। मूर्खा की सेना ने कल दिल्ली पर चढ़ाई करी और उस मूर्खा की सेना में तुम भी शामिल थे। और थारे सेनापति, थारा तो खैर सेनापति ना हो सकता, अरीब के नहीं हो, राकेश टिकैत थारा नाश करा के रहेगा। चाहे तुम यूपी के जाट हो, चाहे तुम दिल्ली के जाट हो, चाहे तुम हरियाणा के जाट हो, इस गेला जो खड़ा होगा ना, उसका नाश होगा और आने वाली पीढ़ी का भी नाश होगा। ईब जाग जाओ, समझ जाओ। और इन मूर्खा गेला, इन मूर्खा के सेनापति गेला मत चलो, थोड़ी शर्म राख लो। जाट आरक्षण में छक्के बेइज्जती करा ली है, काल भी छक्के बेइज्जती करा ली है। ये अपने घर में बैठ जाओ और जो बालक काम करे ना, जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें बढ़ जान दो। और कम से कम एक शर्म कर लो। और तुमने किसी की लीडरशिप लेनी है तो किसी पढ़े बड़े के लिए बालक ने लाओ, जिन्हें कानून बेरा हो, जिन्हें लॉ बेरा हो, जिन्हें कागज बेरा हो। तुमने नहीं बेरा कखेगा भी, और तुम उठ का लो, हम तो आंदोलन करेंगे, घेट्टी में गुट्ठा देंगे इनके। ये बददिमाग वाली बात है ना, बंद कर दो। हमारी कम्युनिटी नीचे पड़ने लग रही है इस तरह, और नीचे पड़ेगी जिस हालात तुम चल रहे हो। सुधर जाओ, लोग मैसेज दे दो। और ये फेसबुक वाले समाज सेवक है ना भाई, तुम ये भाईचारे ने बंद करके ना अपने काम पर लाग जाओ। ये कोई जाट का मसला नहीं है, कोई सिखों का मसला नहीं है, कोई फार्मर्स का भी मसला नहीं है।
26 जनवरी भारत का एक इम्पोर्टेंट दिन होता है भारत के इतिहास का। उस दिन इन्होंने जो खेल खेला था वो कोई भी इंडियन नहीं खेल सकता, ये कोई भी नहीं। जिसने भी ये चीज़ें की हैं फिर कहते हैं कि जी नहीं फलां झंडा था और ये झंडा था और वो झंडा था, सिखों का झंडा था, खालिस्तान का नहीं था। तो भाई साहब, लाल किले पे फिर कल मुसलमान कहेगा हम भी अपना झंडा लगाते हैं, ईसाई कहेगा हम भी अपना झंडा लगाते हैं। ये किस किस्म की रिवायत को फिर इसको एडवोकेसी कौन कर रही है? राना अय्यूब वॉशिंगटन पोस्ट बीबीसी का खाती है भारत के नाम पे। शर्म आनी चाहिए कि खुद वेस्टर्न स्टाइल में रहती हैं ये अरफा और राना, खुद वेस्टर्न स्टाइल की लाइफ गुजारती हैं, अपने बच्चों को वेस्टर्न स्टाइल लाइफ में बड़ा कर रही हैं और आम मुसलमानों को, आम लोगों को कह रही हैं मदरसों में पढ़ो। आम मुसलमानों को नीचे जमीन में गाड़ के रखा हुआ इन लोगों ने, क्योंकि जब तक यहाँ का आम मुसलमान, आम सिख इनके हाथों बेवकूफ बनता रहेगा, इनके वारे न्यारे, इनके माल बनते रहेंगे। सारा खेल इन गंदे बदबूदार लोगों का है, चाहे वो कुणाल कामरा हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो शशि थरूर हो। ये सब इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मेन स्ट्रीम इंडियंस के खिलाफ खड़े होकर आ गए हैं, क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो रही हैं। आज का हिंदू जाग रहा है, ये इनको कबूल नहीं है। मुसलमान अपनी मस्तियां करता रहे, मुसलमान अपनी गंदगियां फैलाता रहे, कोई मसला नहीं है। लेकिन हिंदू क्यों बीच में खड़ा हो गया है? हिंदू में अवेयरनेस कैसे आ गई है? अरे कुछ शर्म करो, जिस देश का खाते हो उस देश में उसके खिलाफ साजिशें करते हो। ये बेगैरत लोग हैं, शर्म हया गैरत छू के नहीं गुजरी इनको। अपने देश के खिलाफ ये जिस किस्म की साजिशें, इंटरनेशनल साजिशों का हिस्सा बन रहे हैं। अब आप देखें, रिहाना ट्वीट करती है एक, उसका इंटरव्यू लेने के लिए कौन कह रहा है? इंग्लैंड का क्रिकेटर मोंटी पानेसर, 2% का नशई आदमी, नशई है ये, 2% का, जो खालिस्तानियों को लेके घूमता है और कहता है कि मैं, ये खालिस्तान का इशू है और खालिस्तान। अबे तेरा ताल्लुक क्या है? तूने जिस दिन इंग्लैंड की जर्सी पहन ली थी तो तेरा इंडिया से क्या ताल्लुक है? ना स्कॉटलैंड के ऊपर बात करना, यहां पे स्कॉटलैंड वाले आजादी मांग रहे हैं, कभी उनके लिए भी बात कर ले। वो रिहाना को कह रहा है कि मुझे इंटरव्यू चाहिए रेडियो पंजाब के लिए। बेगैरत लोग हैं ये। और वो आ गई है मियां खलीफा। अब ये स्टैंडर्ड रह गया है कैरेक्टर में, तो मियां खलीफा का कैरेक्टर मैं कहता हूं कि राना अय्यूब अरफा खानम से लाख दर्जे बेहतर है, कि वो खुल के तो कर रही है जो कर रही है। वो खुल के कर रही है कि हाँ भाई मैं ये काम कर रही हूं, मैं अपना जिस्म बेचती हूं, मैं ये पोर्नो फिल्में बनाती हूं। ये अपनी रूह बेच रही हैं, आत्मा बेच रही हैं अपनी। ये उससे ज्यादा नंगे लोग हैं ये लोग, जो आज खुल के सामने आ गए हैं। और किसकी दलाली कर रहे हैं? शर्म आती है मुझे कहते हुए। मैं चुप बैठा था, मैं नहीं बोल रहा था, मैं कह रहा था कि नहीं यार चलो, फिर वो मेरे पर एतराज करते हैं कि ये फार्मर्स प्रोटेस्ट प्योरली इंडिया का अंदरूनी मसला है। अब तो नहीं रहा ना अंदरूनी मसला। ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो पिटीशन आई है, 1 लाख लोगों ने साइन कर दिया, ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिस्कस होगा आपका फार्मर्स मसला। क्यों भाई? क्या अंग्रेज आज भी इंडिया का मालिक है क्या? तो फिर मेरे भारत के भी पार्लियामेंटेरियंस आए ना, अपनी पार्लियामेंट में इशू उठाएं कि भाई स्कॉटलैंड को आजादी दो। इंग्लैंड के अंदरूनी मसलों को लेके आए ना आप भी। नॉर्दर्न आयरलैंड के वैक्सीनेशन का मसला चल रहा है, पूरे इंग्लैंड में वैक्सीनेशन हो रही है, नॉर्दर्न आयरलैंड में वैक्सीनेशन के मसले चल रहे हैं। वेल्स का मसला अलग चल रहा है। ब्रेक्जिट के बाद नॉर्दर्न आयरलैंड का मसला बहुत खराब हो रहा है।
बोले ना, फिर इंडियन पार्लियामेंटेरियन भी अपनी पार्लियामेंट में उठाएं आवाज फिर और बात करें। देखें, मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूं, एक जरा गौर से देखिए। ये शायद आपने कई जगहों पे देखी होगी। मैंने जितनी बातें कही हैं उसके पस मंजर में रह के ये चीज जरा देखें, आपकी चीज समझ में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। मैं आज देश के किसानों के सामने इन लोगों का कच्चा चिट्ठा भी देश के लोगों के सामने आज मैं खुला करना चाहता हूं। ये कृषि सुधार, ये कानून रातों रात नहीं आए हैं। पिछले 20-22 साल से इस देश की हर सरकार ने, राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। कम अधिक सभी संगठनों ने इन पर विमर्श किया है। देश के किसानों के संगठन, कृषि एक्सपर्ट्स, कृषि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, हमारे यहां के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए हैं। सचमुच में तो देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणा पत्र में इन सुधार करने की बात लिखते थे, वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बातें करके किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन अपने घोषणा पत्र में लिखे गए वादों को भी पूरा नहीं किया। सिर्फ इन मांगों को टालते रहे क्योंकि किसानों की प्राथमिकता नहीं था और देश का किसान इंतजार ही करता रहा। अगर आज देश के सभी राजनीतिक दलों के पुराने घोषणा पत्र देखे जाएं तो उनके पुराने बयान सुने जाएं, पहले जो देश की कृषि व्यवस्था संभाल रहे थे ऐसे महानुभावों की चिट्ठियां देखी जाए तो आज जो कृषि सुधार हुए हैं वो उनसे अलग नहीं है। होता क्या है? होता ये है कि किसान की पैदावार सस्ते से सस्ते दामों खरीदी जाती है और शहर में महंगे से महंगे दामों बेची जाती है। क्या मैं पूछना चाहती हूँ, क्या किसानों का हक नहीं बनता है कि उनके पैदावार की सही कीमत उन्हें मिले? क्या शहर में आम इंसान का ये हक नहीं बनता है कि रोजमर्रा की जरूरत की चीजें उन्हें भी सही दाम पर मिले? ये कब संभव होगा? ये तभी संभव है जब किसान बिना किसी बिचौलिए के अपनी पैदावार सीधे शहर तक पहुंच सके। मगर ये अच्छा है, किसान के लिए अच्छा है। आज किसान को एक विकल्प देने की जरूरत है, जितना विकल्प दे सके उतना अच्छा है, खराब नहीं है किसान के लिए। आज किसान जब सीजन आता है तो अपना आलू 2 रुपए 1 रुपए किलो में बेचता है, उसके 3 महीने बाद अपना ही आलू भी 30 रुपए और 40 रुपए में खरीदने का मजबूर होता है। ऐसे टमाटर की बात है। अपनी ट्रॉली का डाल खोल के किसान सड़कों के ऊपर अपना आलू गिरने को मजबूर होता है, जो फोटो दिखा रहे थे पंजाब के जो सांसद हैं। ऐसे जो किसानों को जितना विकल्प दें वो उनके लिए बुरा नहीं हो सकता, विकल्प देने की आवश्यकता है। अगर और कोई ये बाध्य नहीं है कि भाई इन्हीं को देना पड़ेगा। अगर मल्टी ब्रांड रिटेल का कोई एफडीआई के अंदर जो स्टोर है वो किसान को ज्यादा भाव देगा, किसान उसको देगा। कि देश का किसान बेवकूफ नहीं है, देश के किसान को मूर्ख ना समझिए। जो किसान को ज्यादा भाव देगा, किसान अपना फसल उसको देगा, किसी और को नहीं देगा। अगर आड़तिया देगा तो आड़ती को देखो, जिनको आपने किसान बोता है और बेचना जाता है तो उसके पास कोई मार्केट नहीं है, उसको मालूम नहीं किस मार्केट में जाना है। अगर मंडी जाता है तो 35 से 40% सामान खराब हो जाता है। और इस बीच में 8 लोग कमीशन एजेंट होते हैं, बीच में 8 कमीशन एजेंट बिचौलिए। और ये स्टडीज की गई हैं और मेरे पास आंकड़े हैं कि बेचारे किसान को 15 से 17%
15 से 17% 15 से 17% जो माल मार्केट में बिकता है उसका केवल 15 से 17% किसान को जाता है, बाकी बिचौलियों को चले जाता है। तो आप विपक्ष के नेता और विपक्ष दलों को यह तय करना है कि वो किसान के साथ हैं या बिचौलिए के साथ हैं, यह आप तय कर लीजिए। फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर आप चाहो कि उन प्रदेशों में जहां के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हम लागू करना चाहते हैं, वहां कैसे आप विरोध कर सकते हो? ये एक नया नियम पैदा हुआ है, एक नया डेफिनेशन ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर है कि एक प्रदेश दूसरे प्रदेश को कहेगा मैं तो यहां लागू नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें भी लागू नहीं करने दूंगा। पिछले चुनाव के पहले किसानों को जितने वादे किए थे उन सारे वादों से भारतीय जनता पार्टी मुकर गई। सबसे बड़ा वादा इनका था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। मुझे बेहद खुशी है, आज यहां सारी पार्टियां बैठी हैं, सारी पार्टियां कह रही हैं स्वामीनाथन आयोग लागू होना चाहिए। भाजपा ने पिछले चुनाव के पहले बोला था स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे। स्वामीनाथन आयोग तुरंत लागू किया जाए, किसानों को उनकी फसल का पूरा दाम दिया जाए, किसानों को भीख नहीं चाहिए। किसान अपना हक मांग रहे हैं, जो खून पसीना बहाते हैं उसका हक मांग रहे हैं। अगर किसानों को उनकी फसल के पूरे दाम मिल गए, किसान दोबारा आपसे अपनी कर्ज माफी कराने के लिए कभी नहीं आएंगे। अपना कर्ज वो खुद कर लेंगे, अपने बच्चे की शादी खुद कर लेंगे, अपनी घर में कोई बीमार होगा खुद कर लेंगे। आज किसानों को इसलिए हाथ फैलाना पड़ता है, इसलिए सरकारों के पास आना पड़ता है, क्योंकि उनको अपनी खून पसीने की पूरी कमाई नहीं मिलती। दोस्तों, तो हलफनामा वापस लो, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो, और नहीं तो ये जितने किसान आए हैं 2019 के अंदर कयामत ढा देंगे पूरे देश के अंदर तुम्हारे खिलाफ। ये भी पूछ रही हैं, पब्लिकली पूछ रही हैं, हमारे कृषि मंत्री टीवी इंटरव्यू में कह रहे हैं, मैं खुद बोल रहा हूं कि भाई आपको कानून में किस क्लॉज में क्या दिक्कत है बताइए। जो भी दिक्कत है वो आप बताइए। तो इन राजनीतिक दलों के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता, और यही इन दलों की सच्चाई है। आज जो किसानों के नाम पर आंदोलन चलाने निकले हैं, जब उनको सरकार चलाने का या सरकार का हिस्सा बनने का मौका मिला था, उस समय इन लोगों ने क्या किया, ये देश को याद रखना जरूरी है। वही बातें इन कृषि सुधारों में की गई हैं। मुझे लगता है उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ, उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, वो मोदी ने कैसे किया, मोदी ने क्यों किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए, उन्हें भ्रमित करना छोड़ दीजिए। आज झूठे आंसू बहाने वाले लोग कितने निर्दयी हैं, इसका बहुत बड़ा सबूत है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट। किसान से झूठे वायदे करने वाले सत्ता में आते रहो, झूठे वादे करते रहो, मलाई खाते रहो, यही इन लोगों का काम रहा है।
मैं अब आपसे कृषि सुधारों के बाद बोले जा रहे सबसे बड़े झूठ के बारे में बात करूंगा। बार बार उस झूठ को दोहराया जा रहा है, जोर जोर से बोला जा रहा है, जहां मौका मिले वहां बोला जा रहा है, बिना सिर पर बोला जा रहा है। जैसे मैंने पहले कहा था, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का काम हमारी ही सरकार ने किया। अगर हमें एमएसपी हटानी होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते भाई? आपने भी नहीं की थी, हम भी नहीं करते। हमने तो ऐसा नहीं किया, हमने तो लागू की। दूसरा, ये हमारी सरकार एमएसपी को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार बुवाई से पहले एमएसपी की घोषणा करती है। इससे किसान को भी आसानी होती है, उन्हें भी पहले पता चल जाता है कि इस फसल पर इतनी एमएसपी मिलने वाली है। मसला सिंपल सा इतना है कि भारत का जो पोटेंशियल है, भारत का जो हिस्टोरिकल हेरिटेज है, वैदिक हेरिटेज ले लें, एजुकेशन वाइज ले लें, विस्डम वाइज ले लें, जो ये सनातन का जो पूरा सिस्टम है, वो अगर पूरी दुनिया में आ गया ना तो कैपिटलिस्टों की मैया मर जाएगी। क्योंकि लेफ्ट और कैपिटलिस्ट को अब आप अलग नहीं कर सकते, सेम है। फेसबुक का मालिक बिलियनर है लेकिन लेफ्ट है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, बीबीसी, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, आप कोई भी उठा कर देख लें बिलियनर्स को, ये सब लेफ्ट के हैं। आज का लेफ्ट राइट वाला हिसाब चेंज हो गया है। जो गरीबों की, ह्यूमैनिटी की और आम आदमी की ज़रूरियात की बात करता है, वो पहले लेफ्ट होता था, आज मोदी है। आज मोदी जी वो काम कर रहे हैं लेकिन वो राइट हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अब चेंज हो चुका है। ये कैपिटलिस्ट हैं, यही लेफ्ट हैं, और ये किसी सूरत नहीं चाहते कि सनातन का विस्डम, भारत का विस्डम, टॉलरेंट, इक्वलिटी पे बिलीव करने वाला हिंदू इस दुनिया में आगे बढ़ना बढ़े। वो आज भी दबा रहे, आज भी नेहरूवियन पॉलिसीज जो कि इनको नीचा बिल्कुल दबा के बस बैठे रहो जी, कॉलोनियल पीरियड में रखो इनको। कॉलोनाइजेशन खत्म हो गई थी लेकिन नेहरूवियन कॉलोनाइजेशन चालू थी, उनको उसी तरह रखना चाहते हैं। और ये इंटरनेशनल साजिश है। और मैं सलाम पेश करता हूं इंडियन सेलिब्रिटीज को, अक्षय कुमार, अजय देवगन, एकता कपूर, ये सब, करण जौहर, जो भी इनके साथ हमारे इश्यूज थे सब ठीक, जहाँ नेशनल इंटरेस्ट की बात आई, ये सब सामने आ गए हैं। और आके इन्होंने ऐलान कर दिया है कि हमारे अंदरूनी मामलात में कोई ना बोले। सचिन तेंदुलकर, सुरेश रायना, मतलब सारे क्रिकेटर्स आ गए, सारे सेलिब्रिटीज आ गए। ये अब आम इंडियंस को आना होगा, आम भारतीयों को आना होगा, आके मुकाबला करें। ये आपके देश के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश है जिसमें चाइना और पाकिस्तान का पूरा खेल है और वेस्ट इसमें बराबर का शरीक है। और ये भारत है जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है। इन सब को भारत की ज़रूरत है और पड़ती रहेगी। भारत का पोटेंशियल नरेंद्र मोदी जी ने आपको दिखा दिया है। अब ये आपके ऊपर है। और मैं उन हिंदुओं को कह रहा हूं जो इस वक्त खामोश बैठे हैं या गुमराह हो रहे हैं कि वो आगे आए और ऐसे लोगों को करारा जवाब दें। खास तौर पे एनआरआईज को मैं बोलूँगा, ये यूरोप अमेरिका में जो मुट्ठी भर ये आए हैं खालिस्तानी। मुझे खुशी है कि ये अमेरिका में रैली निकली थी भारतीयों की, उन खालिस्तानियों को जवाब देने के लिए। ज़रा देखिए। ये मुझे लग रहा है किसानों के खिलाफ ही
किसके साथ हो? किसके साथ हो भाई? किसके साथ हो? इंडिया। भाई किसके साथ हो? किसके साथ हो? इंडिया क्या? किसके साथ हो? इंडिया? हरियाणा। हरियाणा? अच्छा, हरियाणा। झंडे के लगा लिखा तो नवीन फार्मर्स के साथ। अच्छा भाई क्यों निकल रही है ये? किस लिए निकाल रहे हो? क्यों निकाल रहे हो ये? किसके लिए? अच्छा बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ हो? अच्छा बढ़िया है, बढ़िया। आगे बढ़े। एनआरआईज को तो खास तौर पे बाहर निकल के आना होगा अपने देश की खातिर। अगर आपको फार्मर्स प्रोटेस्ट का कोई मसला है या फार्मर्स की डिमांड्स के ऊपर कोई चीज़ है तो उसका एक तरीकाकार होता है। आपने एक जंग का माहौल बना के अपने ही देश के खिलाफ, ये गलत है। तो आगे बढ़े आम हिंदुस्तानी। अगर आप फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट भी करते हैं तो खुल के सामने आए और बोलें कि ये इट शुड बी प्रोटेस्ट ओनली, रायट्स नहीं बनाएं, इसको एक जंग का माहौल ना बनाएं। पूरी दुनिया में अपने देश को बदनाम जो कर रहे हैं उनके आगे अब आपको आम इंडियंस को आके खड़ा होना होगा। आप देखें ना, मैं वापस आपको कह रहा हूं कि ब्रिटिश एमपीज डिस्कस कर रहे हैं, बलूचिस्तान पे क्यों नहीं कर रहे? गुलाल इस्माइल के फादर को उठा के ले गए कल अदालत से, कसूर कोई नहीं है। पख्तून जेलों में भरे पड़े हैं, बलोच जेलों में भरे, मिसिंग है, बल्कि जेलों में भी नहीं है, मिसिंग है ये लोग। उस पर कोई नहीं बोलता, उस पर कोई रिहाना की ट्वीट नहीं आती, उस पर कोई वो छुछुंदर गिरिटा की नहीं आता कुछ। इवन के इनकी अपनी क्रिएशन मलाला, जो कि पख्तून नाम पे यहाँ पे 7 स्टार लाइफ गुजार रही है, वो और उसका खानदान पूरी दुनिया में सेलिब्रिटी बनी फिरती है, वो कभी पख्तून इशू पे बात ही नहीं करती। आएंगे कहां पे ये सब? भारत। आम भारतीयों को आगे बढ़ के अब चीजों को लेना होगा अपने हाथ में। फला मल्टीनेशनल अमेरिका की इंडियन ओरिजिन सीईओ, फला माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, गूगल, फ्लेक्स, एडोब, इंडियन ओरिजिन के सीईओ। अरे किस काम का ऐसा, जब आपको बोलने की इजाजत नहीं है अपने देश के मामले पे? आम इंडियन को समझना होगा कि ये साजिश आप लोगों को गुलाम बनाने के लिए की जा रही है, जिसमें खुल के सामने चीजें आ गई हैं। एक ग्रेटा की मामूली गलती की वजह से वो पूरा प्लान चौपट हो गया। भाई इंडिया के फार्मर्स के प्रोटेस्ट को इतना ऑर्गेनाइज तरीके से पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट करवाना, वो भी गोरे वेस्ट के लोगों के जरिए, क्यों भाई? बोलो ना उगर मुसलमान के ऊपर, बोलो ना बलोचों के ऊपर, कोई और इश्यूज के ऊपर। अफ्रीका में कयामत है, ह्यूमन राइट्स का मतलब हिसाब नहीं। यही वेस्ट अफ्रीका में सबसे ज्यादा गोल्ड माइंस हैं, गोल्ड के सबसे ज्यादा रिजर्व इनके पास हैं, वेस्ट के पास। अफ्रीका में नहीं है, गरीब हैं, भिखारी हैं, ये इन्होंने बना के रखा हुआ है। उस पर कोई ग्रीटा नहीं बोलेगी, उस पर कोई रिहाना नहीं बोलेगी,
रिहाना जैसे लोग जो कि अफ्रीकन ओरिजिन के हैं उनको तो शर्म आनी चाहिए बात करते हुए। पहले ये अपना अफ्रीका के लिए तो बात आवाज उठाएं। नाइजीरिया में बोको हराम वाले 200 आदमी को गर्दन काट देते हैं। कभी आपने नहीं देखी होगी कोई ट्वीट फार्मर्स प्रोटेस्ट पे, जो कि नजर आ रहा है कि 26/11 पे इन्होंने क्या किया, कितने पुलिस वालों को जख्मी किया, उस पे पूरी दुनिया बोल रही है। आपके समझने की चीजें हैं। जाग जाओ हिंदुस्तानियों, वरना बहुत देर हो जाएगी। थैंक यू अजीज दोस्तों। कड़वा बोलता हूं, लेकिन मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि मेरी इसमें से किसी एक बात का आप मुझे झुटला सकते हैं तो बताएं। आम भारतीयों के सपोर्ट पे आरिफ अजा क्या सच बोलता है, सच बोलता रहेगा, और कोई माने या ना माने, ये भारत मेरा देश है, मातर देश है, और इसके लिए मैं आवाज सारी जिंदगी उठाता रहूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद, जय श्री राम। क्वेश्चंस मेरे बहुत सिंपल हैं, पर तुम्हें गूगल माता की कसम है अगर गूगल इस्तेमाल किया तो। भाई जवाब दो हमें अपने शब्दों में, और वो भी बिना गाली गलौज के। अच्छा, इस बात की बिल्कुल भी परवाह मत करना कि मैं एक सच्चा सिख हूं भी या नहीं है। आप बस अपना पार्ट प्ले करो, मैं खुद को संभाल लूंगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन, क्या है खालिस्तान? मतलब जगह है, मूवमेंट है, एक सोच है, क्या है ये खालिस्तान? दूसरा क्वेश्चन, क्यों चाहिए खालिस्तान? भाई 47 से लेके 84 तक, और फिर 84 से आज तक सिखों के साथ नाइंसाफी और कत्लेआम, एंड आई एम श्योर और भी बहुत कुछ होगा। तो बताइए जरा प्लीज। और हमें यह भी बताइएगा कि आप में से कितने लोग 84 के बाद पैदा हुए हैं। क्वेश्चन को फिर से जरा ध्यान से देखिए और समझिए। आपको कहीं कुछ सिखाया या पढ़ाया तो नहीं गया? वैसे देखा मैंने आपका वो 6 फॉर जस्टिस और रेफरेंडम 2020 और काफी रिसर्च भी किया। गुड, अच्छा है। सोचो जरा, किसी ने तो आपसे कहा था ना पहली बार कि हमें खालिस्तान चाहिए, और जाहिर सी बात है कुछ रीजंस भी दिए होंगे आपको। तो हमें भी बताइए प्लीज। क्यों चाहिए आपको खालिस्तान? अच्छा, कहां होगा ये खालिस्तान? मतलब इसकी बाउंड्री क्या होगी? इसकी जियोग्राफिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। आई एम एज्यूमिंग इसमें इंडिया का पंजाब, चंडीगढ़ और पाकिस्तान का पंजाब तो होगा ही। अच्छा, इंडिया का हिमाचल और जम्मू कश्मीर भी आएगा? मैं सोच रहा था कि बातचीत चल ही रही है तो थोड़ा नेपाल, चाइना से भी देखो यार, अगर थोड़ी टेरिटरी मिल जाए तो। है नहीं, मतलब कोशिश करने में क्या हर्ज है? नहीं तो कहां होगा ये खालिस्तान? मेरा अगला क्वेश्चन मेरा फेवरेट है, कौन चलाएगा ये खालिस्तान? ये किंगडम होगा या यहां पर डेमोक्रेसी होगी? भाई लीडरशिप टीम में यूएस वाले खालिस्तानी स्टॉप पे होंगे या कनाडा वाले? यूके और इंडिया वाले खालिस्तानी बुरा तो नहीं मान जाएंगे ना? ऑस्ट्रेलिया वालों का तो पता नहीं नंबर भी आएगा या नहीं। तो बताओ भाई, कौन होगा हमारा लीडर? हाँ, नाम बताओ, शक्ल दिखाओ। माइग्रेशन तो होगी ही ना, जैसे 1947 में हुई थी। और सिख तो पूरे इंडिया में है, तो वो सब लोग अपने घर बार, जमीन जायदाद, काम धंधा छोड़ के खालिस्तान में आके सेटल हो जाएंगे, राइट? और आपकी जहां भी ये बाउंड्री होगी वहां ऑलरेडी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और ना जाने कितने और धर्मों के लोग रहते हैं, तो वो सब खालिस्तान छोड़ के चले जाएंगे। या फिर मैं उम्मीद करता हूं कि सब सिख धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक? तो प्लीज
माइग्रेशन को लेके थोड़ी रोशनी डालिए प्लीज। अच्छा, तकरीबन 30 करोड़ सिख हैं पूरे वर्ल्ड में, सब आपके हक में हैं। सबको चाहिए खालिस्तान। भाई क्या डाटा है आपका, आपके पास आंकड़े क्या हैं, क्या बताते हैं वो आपको? अच्छा, जिनको नहीं चाहिए खालिस्तान उनका क्या होगा? और मेरा लास्ट क्वेश्चन, भाई जिनसे खालिस्तान मांग रहे हो या चाहते हो उनका क्या फायदा होगा? एक दो कमेंट्स में देख रहा था अपने पिछले वीडियो में, कोई कह रहा था मुझे, तू वीडियो बना, हम खालिस्तान लड़के ले लेंगे। तो भाई कहां लड़ोगे? यूएस में, कनाडा में, या फिर हैरिस पार्क में? हाँ, लोगों को गालियां देके, उनकी मां बहन को बुरा भला कह के और इंडिया के झंडे जला के खालिस्तान मिल जाएगा? यार वैसे सोच के देखा जाए तो आइडिया हमें ये पहले क्यों नहीं आया? झंडा जला के अगर टेरिटरी मिल जाती है तो क्यों ना हम सब मिल के चाइना का झंडा जला दें? हैं? क्या पता हमें हमारी जमीन वापस मिल जाए। वैसे 15-20 और सवाल हैं मेरे, पर स्टार्ट में इतना ही काफी है। हाँ? और ध्यान रहे, बिना गाली गलौज के जवाब दीजिए और कोई इवेजन टेक्निक मत अपनाइएगा। हाँ? इवेजन टेक्निक मतलब क्वेश्चन इग्नोर करना या इररेलेवेंट जवाब देना, क्वेश्चनर को पर्सनल अटैक करना, क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन में देना, हाँ, क्वेश्चन को ही गलत साबित कर देना। बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, तो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। हाँ, लाभ।